नेक्स्ट लेसन है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, उसको रियल लाइफ में यूज़ कैसे करोगे। जैसे पिज्ज़ा हमारे घर पे कभी आ गया और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या और भी कोई चीज़ें जो सर्कुलर शेप में है उसके रिलेटेड कुछ भी एरिया निकालना हो तो वो हम निकाल पाएंगे इस कंसेप्ट को समझने के बाद। तो इसी के लिए आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है और समझना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में सभी को जानकारी है, कुछ नया नहीं है, बट एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो सर्कल हमें मालूम ही है, आपकी बैंगल आप अगर कभी यूज करते हो तो बैंगल आपकी बराबर सर्कुलर शेप की होती है। उसी तरह से और कौन सी चीज आपने सर्कुलर शेप में देखी है? पिज्जा हो सकता है, इसके अलावा और केक होता है सर्कुलर शेप में। अगेन बाइसिकल भी, हाँ, आपकी वॉच वगैरह भी होती है सर्कुलर शेप में। तो बाइसिकल का व्हील भी होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सर्कुलर शेप में होती है। ये लेसन पढ़ने के पीछे का रीज़न यही है कि हमारे पास जो के सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें सर्कुलर शेप में होती है। तो उसके रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट आपके दिमाग में है तो उसको आप इस लेसन को समझने के बाद सॉल्व कर पाओगे। और उसी के लिए हमें इस लेसन को समझना। तो सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर होता है, इसको हम लोग सेंटर करके डिनोट करते हैं। जिस पॉइंट का यूज करके आप सर्कल को ड्रॉ करते हो उसी को उसका सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाता है। उसके बाद हमें मालूम है जो सेंटर ऑफ सर्कल है उसको अगर आप सर्कल के किसी भी एक पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो तो उसको क्या बोला जाता है? रेडियस। रेडियस सभी को मालूम है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का वो रेडियस होता है। किसी भी पॉइंट को सर्कल के ऊपर के अगर आप सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो तो वो हो जाएगा उसका रेडियस। उसके बाद अगर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं बट इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं कि वो जो सेगमेंट ड्रॉ आपने की वो सेंटर ऑफ सर्कल को कट करते हुए जाए तो उसको क्या बोला जाता है? डायमीटर। सभी को मालूम है, तो ये हमारा होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। बट उसी तरह से अगर मैं दूसरी सेगमेंट बनाऊं जो कि सेंटर ऑफ सर्कल को क्रॉस करते हुए नहीं जा रही तो उसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड। इसको हम बोलते हो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल किसको बोलोगे? डायमीटर। क्योंकि डायमीटर जो है वो दो पॉइंट के बीच का आप लार्जेस्ट डिस्टेंस उसको आप कवर कर सकते हो क्योंकि वो सेंटर ऑफ सर्कल से जा रहा है। इसके अलावा और कौन सी चीज आपको मालूम है सर्कल रिलेटेड? और क्या पढ़ा है आपने? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। यस, सेक्टर के बारे में हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर के बारे में बता दें तो सेक्टर, उसके पहले आर्क। आर्क मालूम है? आर्क यस सर। क्या होता है? आर्क वो आर्क बनाते हैं डिवाइड सर। अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट दे दूँ तो हमें मालूम है सेगमेंट या फिर लाइन ये जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। मतलब उसमें आपको जो भी आप वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो एक स्केल का यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। बराबर है? जैसे ये सेगमेंट अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये बाय यूजिंग स्केल में ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन जो है उसको भी मैं बाय यूजिंग स्केल ड्रॉ कर सकता हूँ। बट आर्क जो होता है वो इस तरह का होता है जिसको आप स्केल का यूज करके नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि वो कर्व लाइन होती है। बराबर है? यस सर। तो यहाँ पर भी सर्कल के अंदर आपको कर्व लाइन मिलेगी। जैसे APY एक कर्व लाइन है ना, यस सर। तो उसको मैं आर्क बोल सकता हूँ। APY को आर्क बोल सकता हूँ मैं। यस सर। यस, क्योंकि वो एक कर्व लाइन है। जो भी कर्व लाइन आपके सर्कल के अंदर आपको पाई जाएगी उसको आप आर्क बोल सकते हो। ठीक है, अभी इस आर्क के कारण और ये जो सेंटर है यहाँ से अगर मैं उस आर्क के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं उसके बीच में आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। दिख रहा है सबको? यस सर। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट। यस, आप उसको नॉर्मल अगर लाइन में बोला जाए तो सेक्टर से आप उसको डिनोट कर सकते हो। तो सेक्टर का मतलब क्या हुआ?
कोई भी दो रेडियस के बीच में जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है उसको हम सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे कार्या ने बोला कि सेक्टर में भी दो टाइप्स होता है, एक तो होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। अभी इसको हमने माइनर सेक्टर बोल दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटा है उसका पार्ट यस, अगर आप सर्कल को देखोगे तो सर्कल का कंप्लीट एंगल अगर मैं सेंटर के पास मेजर करूँ तो कितना आएगा? 360 डिग्री 360 का आएगा। अगर डायमीटर के पास मेजर करूँ तो 180 का आएगा। और डायमीटर से अगर छोटा कोई भी हमारे पास सेक्टर है, मतलब डायमीटर के पास अगर फॉर्म हो जाए तो वो सेमी सर्कुलर आप बोल सकते हो उसको, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाता है हमारा। और उससे अगर छोटा है, जैसे ये वाला डायमीटर से फॉर्म नहीं हो रहा है, ये डायमीटर से छोटा है, इसीलिए हमने इसको माइनर सेक्टर बोल दिया। और इसके अलावा बचा हुआ जो सेक्टर है, जैसे अभी ये वाई एल ए बोल सकते हो, ए बी वाई बोल सकते हो, ये जो हमारा सेक्टर है कंप्लीट बड़ा सेक्टर, वो हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसके अलावा सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट में के बारे में मालूम है किसी को? सर जो कॉर्ड है उससे जो डिवाइड होता है सर्कल। यस, जैसे हमने LZ, ये हमारी कॉर्ड है ना, तो इस LZ कॉर्ड के लेफ्ट में कुछ पार्ट आ रहा है और LZ कॉर्ड के राइट में भी कुछ पार्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। इन्हीं को हमने नाम दिया हुआ है सेगमेंट। जो छोटा होगा उसको बोल दोगे माइनर सेगमेंट, और जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा दिखेगा उसको बोल दोगे मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सब हमारा बेसिक था, जिसको हमें यूज करना है इस लेसन के अंदर अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अभी और भी कुछ बेसिक चीजें जो आप इसके पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी को समझना है और उसी का यूज करके हमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो काफी सिंपल है, आपको काफी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, एक टर्म जो होती है सर्कल का, सरकमफेरेंस। पता है किसी को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। यस, तो एरिया एंड पेरीमीटर, ये टॉपिक आप काफी जब छोटे थे वहां से पढ़ते आ रहे हो, है ना? पेरीमीटर और एरिया के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी चीज का पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। हाँ, जो बाउंड्रीज उसकी होती है उसका लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अगर आपको पेरीमीटर पूछा जाए, अगर ये मुझे 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 3 दिया है, तो पेरीमीटर कितना बताओगे? 16। हमने कैसे निकाल लिया इसको? ऐड कर दिया ना, सिंपल 5 + 3 8 + 5 + 3 सबके एडिशन कर दी, जो मिला वो हमारा पेरीमीटर था। बराबर है? यस सर। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द एजेस बोल सकते हो, ऑल द बाउंड्रीज बोल सकते हो, जो भी हमारे पास शेप है उसकी सभी बाउंड्रीज की एडिशन अगर आप कर दोगे, एजेस की एडिशन कर दोगे, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है पता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी हमें दिया है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें सेंटीमीटर दिया होता तो जो मेरा पेरीमीटर आता वो हो जाता 16 सेंटीमीटर। बराबर है? यस सर। क्योंकि इसका जो यूनिट है वो सेम ही रहेगा जो हमारा लेंथ का यूनिट होता है। इसमें हम लोग कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन के बाद जो यूनिट होता है वो एज इट इज ही रहता है, इसीलिए पेरीमीटर का यूनिट हमारा सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी हमारे पास यूनिट दिया है वो एज इट इज रहेगा, उसके यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जब आप एरिया की बात करते हो तो एरिया का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड। यस, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल था, इसका पेरीमीटर तो मैंने सिंपली निकाल दिया सब एडिशन करके। बट एरिया क्या होता है? एरिया मतलब इसके अंदर उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है, आप देख पा रहे हो इतनी जगह उसने ऑक्यूपाई की है ना? यस सर। इसी ऑक्यूपाइड जगह की वैल्यू क्या है उसको आप कैसे मेजर करोगे, वही होता है आपका एरिया। और उसको मेजर करने के लिए हमें उनकी प्रोडक्ट करनी है। जैसे अगर ये रेक्टेंगल है मेरा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बराबर है? यस सर। यस सर। 15। जैसे यहाँ पे 5 × 3 मतलब ये 15 हो जाएगा। लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है तो, और ब्रेथ का भी लिया है तो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर।
इसीलिए एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर मीटर का स्क्वायर इस तरह से आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मैं यहाँ पे आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको ऑलरेडी मालूम है, बट काफी बच्चे इसको भूल चुके होंगे, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जब भी आप पेरीमीटर की बात करो उसका यूनिट हमेशा आपका सिंपल आता है, जो हमारा लेंथ का यूनिट होता है सेम। अगर लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ एजेस और एडिशन ऑफ बाउंड्रीज वी कैन से। बट इन केस ऑफ एरिया, द एरिया इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ गिवन whatever the figure it is, that is it may be a square, it may be a rectangle, whatever it may be, वो जो भी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसी को हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए हमारा जो जनरली फॉर्मूला होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसी कंडीशन में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है या फिर मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करना है, उसके कारण उसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? यस सर। अगर इसी कंडीशन को मैं हमारे सर्कल के साथ कंपेयर करूं तो इस कंडीशन में सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग पेरीमीटर मेजर करने के लिए हम लोग जो लेंथ मेजर करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा पेरीमीटर। बट पेरीमीटर यही वर्ड आप सर्कल के लिए यूज नहीं करोगे। सर्कल के लिए जब आप यूज करते हैं तो वहां पे जो वर्ड यूज होता है वो हो जाता है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब कुछ अलग नई चीज नहीं है। सरकमफेरेंस इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ आवर सर्कल। हाउ वी कैन फाइंड इट? इफ दिस इज माय सर्कल and I have to measure the length of this circle. Is it possible to measure its length by using a ruler? No. नो सर। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्केल लगा ही नहीं सकते ना, लगा पाओगे क्या स्केल? क्योंकि स्केल लगाना है तो सीधी लाइन होनी चाहिए हमारी। इस तरह से आपके पास सर्कुलर शेप की कोई स्केल अवेलेबल नहीं है, बराबर है ना? यस सर। तो ऐसी कंडीशन में इसके पेरीमीटर को मेजर करना बाय यूजिंग रूलर, बाय यूजिंग स्केल इज नॉट पॉसिबल। So how we can measure it? फॉर्मूला भी है और टेप से भी कर सकते हैं सर। Yes. अगर आपको यहाँ पे इसका लेंथ मेजर करना है तो बाय यूजिंग थ्रेड, हम लोग थ्रेड का यूज करके या फिर किसी तरह से इस तरह की कोई चीज जो आप इसके ऊपर ऐसे सर्कुलर शेप में रख दोगे और बाद में उसको टेप से मेजर कर लोगे तो आपको उसकी पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस मालूम हो जाएगी। सही है ना? यस सर। यस। बट ऐसा हर बार आपके लिए कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हर बार काफी बड़े बड़े साइज की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, तो अर्थ का अगर आपको सरकमफेरेंस मेजर करने के लिए बोला जाए तो आप टेप लेके घूमोगे क्या? नो इज सर। इट पॉसिबल कर पाना आपके लिए? नो, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई फॉर्मूला चाहिए जो आपको सरकमफेरेंस डायरेक्टली मालूम करा दे, आपको कुछ मेजर करने की जरूरत ना हो। बराबर है? यस सर। तो हमारे पास जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है सभी को मालूम होगा, आप काफी बार यूज भी कर चुके हो, उसका पता है 2 पाई। 2 पाई r। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप सरकमफेरेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मींस नथिंग बट इट इज अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ही होता है हमारे सर्कल का, बट हमें यहाँ पे पेरीमीटर वर्ड का यूज नहीं करते हैं। सर्कल के लिए हमने एक अलग वर्ड यूज करना है जो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने टर्म का यूज किया है पाई, है ना? Yes. पाई की वैल्यू मालूम है सभी को? 22/7। 22/7 या फिर 3.14। 3.1। ये हमारे पास वैल्यू है पाई की, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी रहती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 ऐसा दिया होता है, या फिर पाई इज इक्वल टू 3.14 ऐसा दिया होगा। और यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की बात ये है कि अगर पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी है तो आपको क्वेश्चन के अंदर 22/7 का ही यूज करना है। वहाँ पे आपको मालूम है 3.14 आप यूज कर सकते हो, बट आप यूज नहीं करो। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। वो जो वैल्यू बोले वही वैल्यू आपको यूज करनी है, जबकि दोनों में से अगर कोई वैल्यू दी नहीं है तो उस कंडीशन में आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट अगर कोई वैल्यू दी है तो उसी वैल्यू का आपको हमेशा यूज करना है, इसे ध्यान में रखो, ठीक है? Yes, sir. तो सरकमफेरेंस का हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई r। मतलब हमें सिर्फ रेडियस अगर पता चल जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर मुझे रेडियस पता चल जाए, अगर वो सर्कुलर शेप में है
तो आप इजीली उसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आपको टेप लेके घूमने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका यूज आप सर्कमफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो। अगर मुझे एरिया पूछा जाए, अभी एरिया का यूज तो हर जगह पे होता है ना? एरिया ऑफ सर्कल का यूज कहाँ पे होता है? जैसे आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो आपको मालूम है आपके प्लॉट का एरिया क्या होता है, बराबर है? यस सर। कभी कभी अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो सिंपली आप लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके एरिया को फाइंड आउट कर लोगे। जैसे अगर किसी पर्सन का जो प्लॉट है वो 30 फीट बाय 50 फीट है, ठीक है? अगर किसी पर्सन ने जो प्लॉट लिया, आप लोग जनरली जो प्लॉट होता है उसकी लेंथ को फीट में मेजर किया जाता है, बराबर है? यस सर। आपने सुना भी होगा 20 फुट का है, 30 फुट का है, सारा सब लोग बोलते भी हैं। तो जो आपको फीट में मेजरमेंट दिया होता है उसको अगर एरिया निकालना है, जैसे आपका प्लॉट अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो सिंपली हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मुझे बताओ ये जो हमारे पास प्लॉट है, इस प्लॉट की क्या होगी एरिया? अगर मेरा लेंथ 50 फीट है और 30 फीट है, उसकी ब्रेथ 1500 1500 20 स्क्वायर फीट है ना? स्क्वायर फीट। आप उसका जो यूनिट लिखोगे वो लिखोगे स्क्वायर फीट। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो इस तरह से आप इसके लिए सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से या फिर स्ट्रेट सेगमेंट से फॉर्म किया हुआ क्वाड्रिलैटरल है, रेक्टेंगल। बट जब आपको सर्कल के केस में इसके एरिया को फाइंड आउट करना है तो इसके एरिया को फाइंड आउट करना इधर इसके जैसा सिंपल काम नहीं है। इसको मेजर करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद है किसी को? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको सर्कल की रेडियस पता चल जाए तो उस सर्कल ने कितनी लेंथ को ऑक्यूपाई किया है, उतना स्क्वायर फीट एरिया ऑक्यूपाई किया है, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑक्यूपाई किया है, कितना स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको उसकी रेडियस मालूम है तो। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी इसी का यूज करके हमें एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करना है, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के अंदर। तो काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप उसको कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो उसमें सबसे पहले आपको पाई की वैल्यू ऑलरेडी बता दी है। पूरी एक्सरसाइज के लिए आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। तो गिवन में आपको जो दिया होता है उसको पहले लिख लेना। पाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 22/7। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग वैल्यू मेंशन नहीं की है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फर्स्ट वन, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस हमें दी हुई है। पहले सर्कल की रेडियस दी हुई है 19 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। देन सेकंड मेरे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो वो भी मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of 2 circles। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 सर्कल्स हैं उनके सर्कमफरेंस की एडिशन तीसरे सर्कल के सर्कमफरेंस के एडिशन से बराबर होगी, ऐसा उसका कहना है। मतलब क्या हो गया? जो थर्ड वाला मेरा सर्कल है उसका रेडियस मुझको मालूम नहीं है, तो R3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बट सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। ऐसी कंडीशन उसने हमें गिवन में दी। समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे? यस सर। उसने बोला है कि मेरे पास 2 सर्कल है, उसके सर्कमफरेंस की एडिशन तीसरे सर्कल के सर्कमफरेंस के बराबर है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल। अभी हमें सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर। 2 पाई। यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू पाई इंटू C3, मतलब R3 लेना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे 2 पाई R1 लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, और उसके बाद 2 पाई R2 वैल्यूज पुट करेंगे। तीनों जगह पे हमारे पास 2 पाई जो है वो कॉमन है ना? यस सर।
जैसे यहाँ से अगर 2 पाई मेरे पास में है, यहाँ पे 2 पाई अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2, सही है। यस यस सर। सर। अभी यहाँ पे 2 पाई इक्वल टू के दोनों साइड में है, कैंसिल हो सकता है कट क्या? कर देंगे। कैंसिल कर देना। इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास बचा R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R3 की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, R1 मुझे मालूम है 90 एंड R2 मुझे मालूम है 9, तो कितना हो गया ये R3? 28। 28 सेंटीमीटर। वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही लिखोगे। समझ में आएगा आपको? यस यस सर। सर। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज है हमारा ये वाला। इसके अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आप सिंपली उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम ही है, तो इसको आप ट्राई करोगे घर पे। यस सर। यस सर। सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहाँ पे सर्कमफरेंस की जगह पे उसने एरिया बोला है, तो आप सिंपली ऐसे ही करोगे जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लोगे, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला, उसने एक डायग्राम दिया है। आर्चरी वाला गेम मालूम है? यस सर। इस तरह से हमें एक डायग्राम दी हुई है जिसके अलग अलग रेडियस वाले सर्कल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं और इन सभी सर्कल्स को उसने अलग अलग कलर दिया हुआ है। जैसे पढ़ता हूँ आपके लिए क्वेश्चन को। depicts an archery target mark with its 5 scoring areas from the center outward as gold, red, blue, black and white। तो सबसे सेंटर में है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और सबसे लास्ट में दिया हुआ है उसने व्हाइट। अभी उसका कहना क्या है, The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। ठीक है, गोल्ड के लिए जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ गोल्ड मैं यहाँ पे डीजी करके लिख रहा हूँ, वो हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। पर डायमीटर का हमें यूज नहीं है, फॉर्मूले के अंदर हम यूज कर रहे हैं रेडियस। तो रेडियस निकाल दो इससे। रेडियस ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा? 10.5। 10.5। समझ में आएगा सभी को क्यों 10.5 बोला है? यस सर। रेडियस जो Yes, होती है sir. वो हमेशा डायमीटर से हाफ होती है। जो भी डायमीटर आपको क्वेश्चन में मेंशन की जाए उससे हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। अगर डायमीटर चाहिए, रेडियस दी है तो रेडियस से डबल कर दो, डायमीटर मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें उसने सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है, सर्कल है, उसकी रेडियस गिवन है 10.5। ठीक है, ये वाली रेडियस हमको मालूम है। आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide। मतलब अगर इसकी डायमीटर की बात की जाए तो वो हमारी 10.5 है, तो उसके बाद वाले सभी की डायमीटर 10.5 से इंक्रीज होते जाएगी। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस आर, बराबर है ना? यस उसके सर। बाद जो रीजन है उसमें गोल्ड के रेडियस को भी लेना पड़ेगा और उसके बाद वाले आर के रेडियस को भी लेना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5.25। 21। कितना लेना पड़ेगा? 10.5 तो पहले वाले जी की है और उसके बाद आर की उसमें ऐड कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 21 हो रहा है कि जो ये वाला हमारा आर्चरी यहाँ पे खत्म हुआ ना, इससे नेक्स्ट वाला जो खत्म हो रहा है वो कितना वाइड है ये उसने हमें दिया है। वाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और ये डिस्टेंस सिंपली आपको इसके अंदर ऐड ही करना पड़ेगा, बराबर है? यस अगर मुझे सर। ये आर की ही मतलब जी और आर की कंप्लीट रेडियस अगर निकालनी है तो सिंपली आप उसमें ऐड कर दोगे, वो डायमीटर नहीं दिया है। समझ में आ रहा है?
यस सर हाँ। यस सर और उसी ये जो आर्क सेकंड रेडियस जो आएगा वो हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 मतलब 21 सेंटीमीटर, बराबर है। यस सर और उसी तरह से आप सामने फॉलो करते जाओगे। अगर ब्लू के लिए पूछा है तो 21 में और 10.5 ऐड कर दोगे, ब्लैक के लिए पूछा है तो जो आंसर आएगा उसमें वापस से आप 10.5 ऐड कर दोगे। समझ रहा है आपको? यस Yes, सर sir. तो इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग रेडियस फाइंड करने पड़ेगी और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन उसने सामने पूछे हैं, जैसे उसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, तो सभी 5 स्कोरिंग रीजन्स का आपको एरिया पूछा है, तो सभी का रेडियस निकालना पड़ेगा और उसके बाद पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप सभी के लिए एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस सर तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करोगे। अभी 3 क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे नेक्स्ट पीरियड के अंदर उसको पूछ सकते, चलेगा? ओके ओके सर